नमस्कार। PCM11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं चित्र के माध्यम से आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये आप मैंने जो फिगर बनाया हुआ है इसमें हमने दो माध्यम लिए हुए हैं, एक है पानी और दूसरा है हवा। ठीक है, ये दूसरी इनके बीच की डिवाइडिंग लाइन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पानी है और इसके ऊपर आप जाएंगे तो क्या है, हवा है। दोनों ही पारदर्शी माध्यम में। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कैसे? ये देखिए, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये देखिए पानी में चल के यहां तक पहुंची। अब आगे क्या है, हवा है। अगर कुछ नहीं होता तो ये प्रकाश किरण क्या होती, सीधे ही ऐसे निकल जाना चाहिए थी। लेकिन जब ये पानी से हवा में जाएगी तो ये सीधे नहीं जाएगी, बल्कि थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, इस तरह से। यहां आप देख रहे हैं ना, सीधी ना जाके ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके इस विचलन की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां देखिए, ये आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में गई है तो उसके बाद जो इस तरह से निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये बीच में आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है अभिलंब। इन दोनों माध्यम पर जो लंबवत लाइन खींची होती है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। ये देखिए, ये आपका कौन सा माध्यम है, पानी है। यहाँ कौन सा माध्यम है, हवा। ये देखिए जो अभिलंब है, ये क्या है, दोनों माध्यमों से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। अब अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आई को आपतन कोण, और इसको आई के द्वारा डिनोट करते हैं। यहां पर अभिलंब और निकलने वाली किरण यानी कि अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, ये आर, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद है आपका अपवर्तन की नियम। अपवर्तन का जो पहला नियम है वो है, आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु देखिए, आप यहां देखिए, ये आपतन बिंदु कहलाएगा। और इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये आपतित किरण आ रही है, ये निकलने वाली अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब। तीनों के तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना। तो आपतन बिंदु पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते। देखिए एक ही लेवल पे है ना तीनों को तीनों, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है आपका अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम है, निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। सुनने बड़ा कठिन लग रहा होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ज्या का मतलब होता है साइन, आपतन कोण का मतलब आई, अपवर्तन कोण का मतलब आर। अब आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, और इन दोनों का अनुपात यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर। तो यह है कि किसी भी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। साइन आई, ये आपतन कोण है ना आई, इसकी ज्या का मतलब साइन, तो साइन आई, और अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या यानी कि साइन आर, तो साइन आई और इन दोनों का अनुपात यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा होता है कांस्टेंट। यहां मैंने लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स 1n2। 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। पहला माध्यम यानी पानी, पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तन। बात समझ में आ रही ना, यहाँ पहला माध्यम हमने क्या लिया, पानी,
और दूसरा माध्यम क्या लिया हुआ है, हवा। तो 1n2 का मतलब होता है n2 अपॉन n1, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और n2 क्या है यहाँ पर, n2 है ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और n1 क्या है, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला माध्यम हम किसे कहते हैं, जहां से हमारी किरण जाती है, यानी कि आपतित किरण, और दूसरा माध्यम हम किसे मानते हैं, जहां हमारी किरण अपवर्तित होती है, ठीक है ना। तो पहला माध्यम ये कहलाएगा, ये n1 है, और ये क्या कहलाएगा, n2। तो 1n2 का मतलब होता है n2 अपॉन n1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये आपका दूसरा नियम था कि निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। इसके बाद है आपका अपवर्तन का तीसरा नियम। तीसरा नियम, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम की प्रकृति, आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और ताप पर निर्भर करता है, और इसका कोई मात्रक नहीं है। इसके बाद है आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर सुनिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हमने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। आप सोच रहे होंगे सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होते हैं। सघन, देखिए पीछे क्या लिखा हुआ है, घना। सघन का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। और विरल का मतलब क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसे आपसे अगर हम कहें कि पानी और हवा में से कौन सा सघन है, तो क्लियर सी बात है, हवा में जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े दूर दूर होते हैं, और पानी में जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं ना। पानी के अणु जो होते हैं उसमें, पानी अगर हम माध्यम माने तो पानी जो होता है उसमें अणु बहुत पास पास होते हैं, और हवा में अणु कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो हम पानी और हवा अगर इन दोनों को लें तो पानी कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम, और हवा कैसा होगा, विरल। वही अगर हम पानी और कांच ले लें तो आपको क्लियर सी बात है, पानी में अणु कांच के कंपेयरिंग में दूर दूर है, और कांच में अणु कैसे होंगे, बहुत पास पास होंगे। तो अगर आप पानी और कांच को लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी विरल माध्यम बन जाएगा और कांच सघन माध्यम बन जाएगा। क्लियर है ना। तो विरल माध्यम का मतलब होता है जिसमें माध्यम के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम का मतलब है जिसमें माध्यम के अणु बहुत पास पास होते हैं। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां देखिए, प्रकाश किरण, हमने दो माध्यम ले लिए, पहला माध्यम पानी है और दूसरा माध्यम हवा है, और अब हम किरण को पानी से हवा में पहुंचा रहे हैं, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो यहां देखिए, ये देखिए, ये डिवाइडिंग लाइन है ना, पहले ही हम लोग को बताया था, ये डिवाइडिंग लाइन है, यहां से यहां तक पानी है और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये क्या है, हवा है। जब प्रकाश किरण, ये देखिए पानी में चली, ठीक है, यहां पहुंचेगी, तो अगर जनरल दोनों जगह पानी होता तो क्या होता, उस कंडीशन में ये किरण बिल्कुल सीधी ऐसे निकल जाती। लेकिन चूंकि दूसरा माध्यम कौन सा है, हवा है, तो जब प्रकाश किरण पानी से हवा में जाती है, या हम कह सकते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ये सीधी नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा, अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाएगी। ये देखिए, थोड़ा सा ये ऐसे सीधी ना जाके ये थोड़ा सा इस तरफ आ गई, या विलंब से दूर हो गई। तो इसे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा नियम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ये कैसे हटती, चलिए यही बता देते हैं आपको। हमारा क्या नियम था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स n2 अपॉन n1। n2 क्या है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और n1 क्या है, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्योंकि पानी कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, तो n1 ज्यादा होगा, और हवा कैसा है, विरल माध्यम है, तो n2 कम होगा, यानी कि n1 इज ग्रेटर देन n2 होगा ना। देखिए n2 छोटा है और n1 कैसा होगा, बड़ा होगा। और अगर हम n2 में n1 का भाग दें, n2 अपॉन n1, तो चूंकि n2 तो छोटा है और n1 कैसा है, बड़ा है, तो इन दोनों का जो मान आएगा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स, जो हमने n2 अपॉन n1 लिखा हुआ है, इसका मान क्या होगा, 1 से कम होगा ना। अब यहां देखिए साइन आई, अब यानी अब ये देखिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स n2 अपॉन n1, ये क्या है, 1 से कम है। साइन आर को आप इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन आई इज लेस देन, ये देखिए साइन आर जो है, तो ये गुणा करेंगे तो इधर पहुंच जाएगा,
तो ये साइन आई इज लेस देन साइन आर, या हम लिख सकते हैं आई इज लेस देन आर, यानी कि आर का मान आई से कैसा है, ज्यादा है। ये देखिए आई क्या था, ये आपतन कोण था, और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। आर का मान जो है वो कैसा है, देखिए आर का मान आई से ज्यादा हो गया। ज्यादा कब होगा, कि जब ये लाइन सीधी ना रह के थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगी, ये आर का मान बढ़ जाएगा ना। जितना ये लाइन इस तरफ होती जाएगी उतना ही आर का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ हमको क्या करना है, आर का मान ज्यादा दिखाना है, और आर का मान ज्यादा कब होगा, जब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाएगी, तभी तो आर का मान बढ़ेगा। तो ये है आपका कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस कंडीशन में ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नियम है जो आपका चौथा नियम है, वो है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर सुनिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह हमको क्या करना है, विरल माध्यम पहले लेना है और सघन माध्यम बाद में, यानी कि हम हवा को पहले लेंगे और पानी को बाद में लेंगे। और हम यहाँ पर जो किरण चलाएंगे वो कैसी जाएगी, हवा से पानी में। ठीक है, तो ये हमारी आपतित किरण है, ये देखिए इधर आई। अब यहाँ से ये कहाँ जा रही है, हवा से ये पानी में जा रही है। जब ये हवा से पानी में जाएगी तो फिर से ये देखिए सीधी सीधी जानी चाहिए इसको ऐसा, लेकिन ये जो रेड लाइन हमने बनाई हुई है डॉट डॉट वाली लाइन, एक्चुअली इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये ऐसे ना जाके कहाँ जाएगी, थोड़ा सा इस तरफ चली जाएगी। जो अभिलंब बनाया है हमने सीधा, ये देखिए ये अभिलंब जो है ये अभिलंब की तरफ झुक गई ना अभिलंब की तरफ। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह है आपका प्रकाश किरण का अपवर्तन का चौथा नियम। अब देखिए सूत्र वही था आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स 1n2 इज इक्वल्स n2 अपॉन n1। ठीक है, अब यहां अगर आप देखें तो n1 क्या है, हवा, और n2 क्या है, पानी। क्लियर सी बात है कि n2 का मान n1 से ज्यादा है। ये देखिए n2 का मान n1 से ज्यादा है, तो n2 हमारा सूत्र में क्या है, n2 बटे n1, यानी अगर n2 में हम n1 का भाग देंगे तो इसका मान भी 1 से ज्यादा आएगा ना। तो ऊपर जो सूत्र लिखा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स n2 अपॉन n1, और ये n2 अपॉन n1 कैसा होगा, ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा। अब साइन आर को यहां ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। ये देखो साइन आर है ना, जो ये यहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, या आई इज ग्रेटर देन आर, यानी कि यहां आर का मान आई से कम हो गया है। दिख रहा है ना, आई बड़ा है और आर छोटा है, तो यहां पे क्या होगा, आर माने क्या है आपका अपवर्तन कोण है। ये अपवर्तन कोण का मान आई से कम हो जाएगा, और ये आई से कम कब होगा, ये आई देखो ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये आई से कम कब होगा, जब ये इसको और खिसका दे इस लाइन को। तो इसलिए क्या हो गई, ये अभिलंब की तरफ झुक गई, और अब देखिए आर का मान आई से कम हो गया। आई क्या है, आपतन कोण है, और आर है आपका अपवर्तन कोण। तो क्लियर हो गया कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर, और उसके बाद ये देखिए अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक कंडीशन और बन सकती है कि अगर प्रकाश, ये आई का मान 0, आई का मान 0 का मतलब क्या है, ये किरण सीधा यहीं से जा रही हो अभिलंब की लाइन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ सीधी जाएगी और सीधे ही निकल जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल अभिलंब की तरफ सीधी चली जाएगी, सिर्फ इसके वेग में परिवर्तन होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अपवर्तन की घटना में जो प्रकाश किरण जाती है उसकी आवृत्ति तो वही रहती है, लेकिन उसका वेग और दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो अपवर्तन के नियम और अपवर्तन की घटना है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आगे भी आपको इस तरह की सारी जानकारियाँ मिलती रहें, इसके लिए आप PCM 11 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।